आज आप पढ़ेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि साइंस का है, एनसीईआरटी चैप्टर है, एनसीईआरटी का है, कक्षा 9 का। इससे काफ़ी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर आपका जीवों में विविधता काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें सब कुछ कवर कर दिया जाएगा। इससे बाहर आपका अगर इस चैप्टर से बनता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है जो कि सब कन्फ्यूजन दूर किया गया है, पर डिटेल्ड में इस चैप्टर को कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हुए। जीवों में विविधता। देखिए, हमारे आसपास अनेक प्रकार के जीव हैं। उदाहरण के लिए जैसे पेड़ पौधे, घास, बैक्टीरिया, कवक, कीड़े, मछलियाँ, पक्षी और मनुष्य। तो ये सारे क्या है? हमारे आसपास के जीव हैं। ठीक है, इन जीवों में बहुत से अंतर दिखाई देते हैं। कैसे अंतर? तो उदाहरण में देखते हैं। जैसे बैक्टीरिया क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, काफ़ी सूक्ष्म होते हैं। पेड़ पौधे बड़े होते हैं, मछलियाँ पानी में रहती हैं और पक्षी उड़ सकते हैं। तो ये इसमें मुख्य अंतर होते हैं। जैसे मनुष्य भूमि पर रहते हैं। कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं, कुछ जीव अरबों कोशिकाओं से बने होते हैं। जीवों के इस विभिन्न रूपों और विशेषताओं को जैव विविधता कहा जाता है। अब देखते हैं जीवों का वर्गीकरण करना क्यों पड़ा। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीव का अलग अलग अध्ययन किया जाए तो यह बहुत कठिन होगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने समान विशेषताओं वाले जीव को एक समूह में रखना शुरू किया। उदाहरण के लिए जिन जीवों में समान प्रकार की विशेषताएं हैं उन्हें एक समूह में रखा जाता है और अलग विशेषताओं वाले जीवों को दूसरे समूह में। इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। अब देखते हैं वर्गीकरण के क्या लाभ हैं। वर्गीकरण के लाभ: अध्ययन को आसान बनाता है, जीवों की पहचान में मदद करता है, समान और अलग विशेषताओं को समझने में मदद करता है, नए जीवों को उचित समूह में रखने में सहायता करता है, जीवों के विकास क्रम और आपसी संबंधों को समझने में सहायता करता है। तीसरा देखते हैं वर्गीकरण के आधार समय के साथ कैसे बदले। पुराने समय में जीवों को मुख्यतः उनके रहने के स्थान और दिखाई देने वाले विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था। बाद में वैज्ञानिकों ने समझा कि केवल बाहरी समानता पर्याप्त नहीं है। फिर निम्न चीज़ों को महत्व दिया गया: कोशिका की संरचना, कोशिकाओं की संख्या, शरीर का बनावट और पोषण की विधि। पोषण की विधि, प्रजनन, शरीर का संगठन, विकास क्रम, इससे वर्गीकरण अधिक वैज्ञानिक होता गया। अब देखते हैं कोशिका के आधार पर वर्गीकरण। जीवों की कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की मानी जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें क्या होता है? स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है। झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या? बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक यू समझ सकते हैं कि काफ़ी छोटे होते हैं, जिसे आप स्पष्ट आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जो विकसित नहीं होते हैं। अब देखते हैं हम लोग यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है, स्पष्ट केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, केंद्रक झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। उदाहरण पौधे, जंतु, कवक आदि। अब देखते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव में क्या अंतर होते हैं। एक कोशिकीय, जिस जीव का पूरा शरीर केवल एक कोशिका से बना हो वो क्या कहलाते हैं? आपके एक कोशिकीय कहलाते हैं। जैसे अमीबा। एक ही कोशिका भोजन, श्वसन, उत्सर्जन और प्रजनन जैसी आवश्यक प्रक्रियाएं करती है। ठीक है, अब बहुकोशिकीय में क्या होता है? जिस जीव का शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ हो गया। इसमें अलग अलग कोशिकाएं मिलकर उत्तक, अंग और अंगतंत्र बना सकती है। अब देखते हैं स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी, जो जीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। देखते हैं परपोषी,
जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरे जीवों या काल्पनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। जंतु और अधिकांश कवक इसके उदाहरण हैं। परपोषी के अब देखते हैं शरीर का संगठन कैसा होता है। जीवों में शरीर की जटिलता अलग अलग होती है। एक बहुकोशीय जीव में संगठन का क्रम इस प्रकार हो सकता है, जैसे कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंगतंत्र और अंगतंत्र से क्या बनता है, एक जीव बनता है। तो ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं जैसे मनुष्य में कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर अंगतंत्र बनते हैं। अब देखते हैं विकास क्रम का महत्व। वर्गीकरण का उद्देश्य केवल जीवों को नाम देना नहीं है, इससे यह समझने में मदद मिलती है कि विभिन्न जीवों के बीच विकासात्मक संबंध क्या है। जिन जीवों में कई महत्वपूर्ण समानताएं होती है उनमें आपसी विकासात्मक संबंध अधिक निकट हो सकते हैं। जिन जीवों में कई महत्वपूर्ण समानताएं होती है उनमें आपसी विकासात्मक संबंध क्या होते हैं, अधिक निकट हो सकते हैं। इसलिए आधुनिक वर्गीकरण में संरचना और विकासात्मक विकास क्रम दोनों को महत्व दिया जाता है। अब देखते हैं 5 जगत वर्गीकरण। आर्य व्हिटेकर ने जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया है और कैरोलस लिनियस ने किस में किया था, दो जगत वर्गीकरण में किया था। देखते हैं 5 जगत कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। यह वर्गीकरण मुख्यतः कोशिका संरचना, शरीर संगठन, पोषण और प्रजनन जैसी विशेषताओं पर आधारित है। अब देखते हैं मोनेरा जगत। मोनेरा मुख्यतः प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। इनका शरीर सामान्यतः एक कोशिका का बना होता है। प्रमुख विशेषता क्या है, एक कोशिकीय होते हैं, स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं, कुछ में कोशिका भित्ति होती है। पोषण की विभिन्न विधियां हैं, कुछ स्वपोषी और कुछ परपोषी होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बैक्टीरिया हो गया, नील हरी शैवाल हो गया। अब देखते हैं प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा मुख्यतः एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, तो यह एक कोशिकीय होती है, स्पष्ट केंद्रक होता है, कुछ स्वपोषी होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं। जैसे कई जल में पाए जाते हैं, कुछ गति कर सकते हैं। उदाहरण में अमीबा, पैरामीशियम और इग्विलिना। अब देखते हैं कवक जगत। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे अपने आसपास के पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। विशेषताएं, अधिकांश बहुकोशिकीय क्या होते हैं, परिपोषी होते हैं। कोशिका भित्ति में क्या होता है, काइटिन। कोशिका भित्ति में क्या होता है, काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। मृत कार्बनिक पदार्थों पर रहने वाला कवक है। परजीवी कवक भी पाए जाते हैं। बीजाणु द्वारा प्रजनन हो सकता है। उदाहरण जैसे ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया और राजोपस हो गया। अब देखते हैं लाइकेन। लाइकेन कोई एक अकेला जीव नहीं है, यह शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण करके भोजन उपलब्ध कराता है। कवक पानी, खनिज और आश्रय उपलब्ध कराने में सहायता करता है, इसलिए दोनों को लाभ होता है। अब देखते हैं जगत। इसलिए उसको क्या कहते हैं, लाइकेन और शैवाल क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवी संबंध है दोनों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं पादप जगत। अब हम पौधों की विविधता को समझते हैं। पुराने एनसीईआरटी 9 में पादपों को मुख्यतः 5 समूह के माध्यम से समझाया गया था, जैसे थेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटों में पौधे का शरीर जड़, तना और पत्तियों में स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं होता है। ऐसे शरीर को क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया आपका रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है उससे पूछा गया था ये सवाल कि मतलब किसमें जो है जड़, तना और पत्तियां जो है स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं होती है, तो किस में नहीं होती है, तो थैलोफाइटा में नहीं होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं विशेषताएं क्या है थैलोफाइटा। शरीर सरल होता है, वास्तविक जड़ नहीं होता है, वास्तविक तना नहीं होता है और वास्तविक पत्ती नहीं होती है, संवहनी उत्तक नहीं होता है। कई सदस्य जल या नम स्थानों पर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए थैलोफाइटा उदाहरण क्या है, एस्पायरोगैरा,
यूलोथ्रिक्स, अक्लेमाइडोमोनास। ठीक है, अब देखते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ये भूमि पर रहते हैं, लेकिन इसमें लैंगिक प्रजनन के लिए पानी आवश्यक होता है। इससे विशेषताएं क्या, नम और छायादार स्थान होता है, वास्तविक जड़ तनाव पत्तियां नहीं होती, इसमें भी मूलाभास पाए जाते हैं, संवहनी ऊतक नहीं, प्रजनन में पानी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए मॉस और मार्चेंटेनिया। अब टेरिडोफाइटा, यहाँ पौधे की संरचना पहले की तुलना में अधिक विकसित होती है। विशेषताएं क्या, वास्तविक जड़, वास्तविक तना और वास्तविक पत्तियां इसमें होती है। जाइलम फ्लोएम होता है, फूल इसमें नहीं होता है, बीज नहीं होता है, बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं क्या, जैसे फर्न हो गया, मार्सिलिया हो गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बीज रहित संवहनी पौधे कहा जाता है। अब देखते हैं 18वां जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का अर्थ होता है नग्न बीज वाले पौधे। इनके बीज किसी फल के अंदर बंद नहीं होते हैं। विशेषताएं देखते हैं इसकी, बीज बनते हैं, बीज नग्न होते हैं, संवहनी ऊतक होता है, सामान्यतः फूल और फल नहीं होते हैं, कई सदाबहार पौधे होते हैं। उदाहरण के लिए पाइन, साइकस और देवदार। अब देखते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फूल वाले पौधे होते हैं, इसमें बीज फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। जैसे विशेषताएं क्या, फूल बनते हैं, फल बनते हैं, बीज फल के अंदर, जड़, तना, पत्तियां विकसित, संवहनी ऊतक मौजूद होते हैं। उदाहरण में आम, गुलाब, गेहूं, चावल, मटर, सरसों, ये सब हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एक बीज पत्री। एंजियोस्पर्म को बीज पत्रों की संख्या के आधार पर दो समूहों में बांटा जाता है। एक बीजपत्री के बीज में एक बीजपत्र होता है। उदाहरण के लिए जैसे मक्का, गेहूं, चावल, घास। ठीक है, अब देखते हैं द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री के बीज में दो बीजपत्र होते हैं। उदाहरण के लिए मटर, चना, सरसों, आम। ठीक है, अब देखते हैं जंतु जगत। जंतु बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक जीव होते हैं। इसमें सामान्यतः कोशिका भित्ति नहीं होती है, परपोषी पोषण होता है, विभिन्न प्रकार के शरीर संगठन होते हैं, अधिकांश में गति की क्षमता होती है। ठीक है, अब देखते हैं जंतुओं के वर्गीकरण के आधार। जंतुओं को वर्गीकरण करने में कई विशेषताएं देखी जाती है। सममिति, त्रिज्यीय सममिति, शरीर को केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाले कई तलों द्वारा समान भागों में बांटा जा सकता है। द्विपार्श्विक समिति, एक विशेष तल शरीर को दो समान भागों में बांट सकता है। कहते भ्रूणीय परतें। बहुकोशिकीय जंतुओं के भ्रूणीय विकास में कोशिकीय परतें बनती हैं। कुछ जंतु द्विस्तरीय होते हैं और कुछ त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय जंतुओं में शरीर के अंगों के विकास के लिए अतिरिक्त भ्रूणीय परत होती है। शरीर गुहा, शरीर के अंदर आंतरिक अंगों के आसपास पाई जाने वाली गुहा के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। मुख्य प्रकार एसिलोमेट, छम्प, सिलोमेट और सिलोमेट। अब बताए खंडीकरण। कुछ जंतुओं का शरीर कई समान या लगभग समान खंडों में विभाजित होता है, जैसे केंचुआ का। नोटोकॉर्ड, कॉर्डेटा समूह। कॉर्डेटा जंतुओं की महत्वपूर्ण विशेषताओं में नोटोकॉर्ड शामिल है। ये शरीर की धुरी के साथ एक सहायक संरचना है। कॉर्डेटा में आगे चलकर कशेरुकियों का विकास दिखाई देता है। देखते हैं पोरीफेरा। इनके शरीर में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। विशेषताएं क्या, ये जलीय होते हैं, शरीर में छिद्र होते हैं, जल के प्रवाह से भोजन और अन्य पदार्थ प्राप्त करने में सहायता करते हैं। उदाहरण क्या है, स्पंज और साइकॉन। देखते हैं नीडेरिया या सिलिंटेट्रा। विशेषताएं क्या है, ये जलीय होते हैं, शरीर में एक मुख्य आंतरिक गुहा होता है, स्पर्शक पाए जाते हैं, कुछ में डंक कोशिकाएं होती है। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, हाइड्रा जेलीफिश हो गया। ठीक है, अब देखते हैं प्लेटी हेल्थमनीज। इनका शरीर चपटा होता है। विशेषताएं क्या है, चपटा शरीर को स्वतंत्र रूप से रहते हैं, कुछ परजीवी होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्लेनेरिया हो गया, टैपबर्म हो गया। तो निमेटोडा, इनका शरीर सामान्यतः लंबा और बेलनाकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे एस्केरिश। कई निमेटोड परजीवी होते हैं, जैसे एनालिडा। इनका शरीर कई खंडों में बटा होता है। विशेषताएं क्या है, खंडित शरीर होता है, ठीक, विकसित अंगतंत्र होता है। उदाहरण से केचुआ हो गया, जोक हो गया।
अब देखते हैं आर्थ्रोपोडा, यह जंतु का बहुत बड़ा समूह है। ठीक है, यह मुख्य इसकी मुख्य विशेषता क्या है? जोरदार उपांग होता है, खंडित शरीर होता है, बाहरी कंकाल होता है, अनेक प्रकार के जीव होते हैं। ठीक है, देखते हैं उदाहरण में देखते हैं जैसे तितली, कॉकरोच, मकड़ी, केकड़ा, ये सब क्या आपके आर्थ्रोपोडा संख्या। देखते हैं मोलस्का, विशेषताएं क्या है? शरीर कोमल होता है, कई में बाहरी खोल होते हैं, कई जलीय होते हैं, उदाहरण जैसे घोंघा हो गया, ऑक्टोपस हो गया। इकानोडर्मेटा देखते हैं, विशेषताएं क्या है? समुद्री होते हैं। वयस्कों में विशेष प्रकार की समिति होती है, जलवाहिका तंत्र होता है, शरीर पर कांटेदार संरचना हो सकती है, उदाहरण के जैसे समुद्री तारा। देखते हैं कार्डेटा समूह, कार्डेटा में नोटोकॉर्ड महत्वपूर्ण विशेषता है, कशेरुकी इसी समूह के प्रमुख सदस्य हैं। देखते हैं मत्स्य वर्ग, विशेषताएं क्या है मत्स्य वर्ग की? जल में रहने वाले होते हैं, गलफरा से शोषण करते हैं, पंखों की सहायता से तैरते हैं, शरीर सामान्यतः स्ट्रीम लाइन होता है, उदाहरण के लिए जैसे रोहू, सार्क। उभयचर जल और स्थल दोनों से संबंधित जीवन जी सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? जीवन के विभिन्न चरणों में आवास बदल सकता है, जल प्रजनन में महत्वपूर्ण हो सकता है, उदाहरण के लिए जैसे मेढक हो गया, टोड हो गया। अब देखते हैं सरीसृप, विशेषता सरीसृप की क्या है? मुख्यतः भूमि पर रहते हैं, शरीर पर शल्क होता है, रेंगकर चलने वाले कई सदस्य हैं, अंडे देने वाले अनेक सदस्य हैं, उदाहरण में देखते हैं सांप हो गए, छिपकली हो गया, मगरमच्छ। अब देखते हैं पक्षी, विशेषताएं क्या? शरीर पर अग्रपाद पंखों में परिवर्तित होता है, ये अंडे देते हैं, शरीर का तापमान सामान्यतः स्थिर रहता है, उदाहरण के लिए जैसे कबूतर हो गया, गोरैया हो गया। अब स्तनधारी, स्तनधारी की मुख्य विशेषताएं क्या है? मादा में दूध ग्रंथियां होती है, बच्चों को दूध पिलाती है, शरीर पर बाल होते हैं, बाहरी कान सामान्यतः, शरीर का तापमान स्थिर रहता है, अधिकांश बच्चे को जन्म देते हैं, उदाहरण से मनुष्य, गाय, कुत्ता। अब वर्गीकरण देखते हैं, जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण के अध्ययन को वर्गीकरण कहा जाता है। वर्गीकरण की श्रेणियां क्रमशः जैसे जगत को संघ या विभाग बांटा जाता है, फिर विभाग को वर्ग, फिर गण, फिर कुल, कुल से वंश, फिर जाति। ठीक है, देखते हैं एक एक करके। जाति, स्पीसीज, वर्गीकरण की मूल और सबसे छोटी प्रमुख इकाई है जाति। एक जाति में ऐसे जीव होते हैं जिसमें कई महत्वपूर्ण समानताएं होती है और जो सामान्य परिस्थितियों में आपस में प्रजनन कर सकते हैं। देखते द्विनाम पद्धति, वैज्ञानिक नामकरण में प्रत्येक जीव 2 शब्दों वाला नाम दिया जाता है, जैसे वंश प्लस जाति। उदाहरण से मैग्नीफेरा इंडिका, पहला शब्द क्या है? वंश, दूसरा शब्द क्या है? जाति है। ये इंडिका क्या है? जाति, और मैग्नीफेरा क्या है? आपका वंश है। वैज्ञानिक नामकरण को व्यवस्थित रूप देने में कैरोलस लिनियस का महत्वपूर्ण योगदान था। सबसे जरूरी तुलना, थैलोफाइटा बनाम ब्रायोफाइटा, दोनों में वास्तविक जड़, तनाव, पत्ती जैसी विकसित संरचनाएं नहीं होती है, लेकिन ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि उनके लैंगिक प्रजनन में पानी महत्वपूर्ण है। ब्रायोफाइटा बनाम टेरिडोफाइटा देखते हैं। ब्रायोफाइटा संबंधी उत्तक नहीं होता है, टेरिडोफाइटा में संबंधी उत्तक होते हैं। टेरिडोफाइटा बनाम जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा बीज नहीं है, जिम्नोस्पर्म बीज बनते हैं लेकिन नग्न होते हैं। जिम्नोस्पर्म बनाम एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म क्या होता है? नग्न बीज होते हैं। एंजियोस्पर्म फल के अंदर बीज